नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जो आंसर राइटिंग की श्रृंखला यहाँ आरंभ की गई थी, इसका ये डे 4 है। वैसे तो एक दिन में आपको कई वीडियोस मिल सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये चौथा दिन नहीं होगा, लेकिन यहाँ गिनती के हिसाब से ये डे 4 है और इसमें भी हम विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। विभिन्न का मतलब ये है कि यहाँ कुछ जो है वो बड़े होंगे और कुछ जो है वो छोटे होंगे। तो दोनों में आपको लिखने की चुनौती होती है, मतलब शब्द सीमा निश्चित होती है। जैसे 125 वर्ड्स के जो पूरी शब्द सीमा है उसमें आपको लिखना होता है। 10 अंकों का प्रश्न होता है, ये बड़ा प्रश्न है, तो इसमें आपको फैलाकर विस्तृत लिखना होता है। प्रश्न भी वैसा ही होता है और आपको यहाँ व्याख्या करके डिटेल में लिखना होता है। जबकि जो 25 शब्दों के प्रश्न होते हैं वहाँ पर दिक्कत होती है। वहाँ आपको बहुत कम शब्दों में ठोस जो अपनी बात है वो रखनी होती है। ज़्यादा लिखना ये टेढ़ा काम नहीं है, लेकिन कम लिखना और अच्छा लिखना, मतलब जो सही सटीक चीज़ है वो लिखना, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है और इसके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता है। और अभ्यास करने के लिए अभी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में टाइम है। ऐसा नहीं है कि समय अब नहीं बचा है, समय अभी भी शेष है। अभी से लग जाइए। अगर आपने लिखना नहीं शुरू किया है तो रोज इस सीरीज के माध्यम से जितने प्रश्न यहाँ बताए जा रहे हैं, कम से कम उन्हें लिखने का अभ्यास करिए। ये मत सोचिए कि हम परीक्षा हाल में जाकर डायरेक्ट लिखेंगे और सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे उम्मीदवार वहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी ने भी वहाँ पर जो मक्खियाँ मारने का काम है वो नहीं किया है। सब मेहनत कर आए हैं, मेहनती हैं और योग्य हैं, तभी उनका चयन प्रारंभिक परीक्षा में हुआ है और मुख्य परीक्षा में वो आपको कांटे की टक्कर देने वाले हैं। कंपटीशन जो है वो गला काट है, ये आप जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने हथियारों पर अगर धार नहीं लगाते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कुल्हाड़ी को तेज करना आवश्यक होता है, तभी आप पेड़ को काट पाएंगे। ये आपने कहानी भी सुनी होगी। तो यहाँ वही चीज़ है, अभ्यास आपकी जो कला है उसको निखारेगा और आपको योग्य बनाएगा, तराशेगा। यहाँ प्रश्न जो है उनको आप अपने से लिखने की प्रैक्टिस करिए। देख लीजिए कि यहाँ कैसे उसका उत्तर बताया जा रहा है और उसके आधार पर अपने से लिखने का अभ्यास करिए और किसी योग्य व्यक्ति से जचवा लीजिए। ये इसका सरल तरीका हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और ये फ्री वाला जो ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप हमेशा फायदे में रहेंगे। चलिए अब इसमें समय नहीं लगाते। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और पिछले वाले वीडियो लेक्चर में इस पर चर्चा भी हुई थी कि यही प्रश्न सामने आएगा और आ गया। यहाँ पर तीस्ता नदी के बारे में कहा गया है कि तीस्ता नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, झगड़े का कारण है। और भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए तीस्ता नदी समझौते के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 2 चीजें इसमें कही गई हैं। एक तो कहा गया है कि ये विवाद का कारण है, तो आपको बताना पड़ेगा कि तीस्ता नदी है क्या, मतलब ये कहाँ से होकर बहती है और कहाँ तक जाती है और विवाद आखिर क्यों है। जब पहले आप वजह बताएंगे तभी तो इसके बारे में और जो एनालिसिस है वो कर पाएंगे। तो प्रश्न यहाँ आपको दोनों भाषाओं में दिख रहा है, इधर हिंदी में है इधर इंग्लिश में है। दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी यहाँ समझ सकते हैं। शब्द सीमा जो है उसको जरूर देख लीजिएगा, 125 शब्दों की है, यानी डिटेल में आपको लिखना है। तो आप शुरुआत कैसे कीजिएगा? शुरुआत वहीं से कीजिए जहां से इस प्रश्न को शुरू किया गया है, यानी नाम से। तो तीस्ता नदी के बारे में पहले लिखिए। आप लिखिए कि तीस्ता जो है वो एक सीमा पार प्रवाहित होने वाली नदी है और यह भारतीय राज्य कहाँ से, तो भारतीय राज्य सिक्किम, भारत का जो सिक्किम है वहां से, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ये भारत की बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहां से होकर बहती है। मतलब इसका जो क्षेत्र है वो इन तीनों के दायरे में आता है। और यहाँ जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। जो भी नदियाँ इस प्रकार की स्थिति रखती हैं, भौगोलिक परिस्थिति उनकी ऐसी होती है कि वो एक या एक से अधिक देशों से होकर बहती हैं या एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं। अंतर्राज्यीय विवाद भी आप देखते हैं, अपने ही देश में देखते हैं। तो वहाँ झगड़े होते हैं क्योंकि जल का जो संसाधन है उसका उपयोग सब करना चाहते हैं, सिंचाई के लिए या जो ऊर्जा का उत्पादन है उसके लिए, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए वो करते हैं। तो उसमें कौन ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और कौन ज़्यादा लाभान्वित होगा, इसको लेकर खींचतान चलती है। और प्रायः ऐसा होता है कि जहाँ से नदी का उद्गम स्थल होता है वहाँ के जो राज्य होते हैं, मतलब वो जो राज्य होता है या वो जो क्षेत्र होता है वो कम लाभान्वित हो पाता है और तुलनात्मक रूप से जो बीच वाले हैं वो फायदा ले लेते हैं, जहाँ से नदी मुख्य धारा में होकर बहती है। तो ये स्थितियाँ आपने नर्मदा और इस प्रकार की जो नदियाँ हैं उनके साथ देखी है। यहाँ वही बात है, लेकिन यहाँ चूंकि बाहर की बात है, जो बांग्लादेश है ये विदेश है, मतलब दूसरा देश है, ये आप जानते हैं, पड़ोसी है हमारा। तो इसके साथ हमारा विवाद है तीस्ता को लेकर। तीस्ता जो है ये सीमा पार प्रवाहित होने वाली नदी है और ये पद्मा की मुख्य सहायिका है। किस नदी की? तो पद्मा की, जो पद्मा नदी है उसकी ये मुख्य सहायिका है। और दोनों देशों के बीच में जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर जो संघर्ष है वो यहाँ पर मुख्य बिंदु देखा जाता है।
अब यहाँ भारत और बांग्लादेश समझौते जो संबंध है उस पर तीस्ता समझौते का क्या महत्व हो सकता है, ये आप रेखांकित करेंगे। जैसे कि सुरक्षा के मुद्दे अगर आप देखिए तो उत्तर पूर्वी राज्य जो हमारे हैं, यानी पूर्वोत्तर वाला जो भारत का हिस्सा है, वहां पर जो भारत विरोधी गतिविधियां चलती हैं, अलगाववादी जो गतिविधियां चलती हैं, उसका बांग्लादेश एक सुरक्षित ठिकाना था पहले के समय में। मतलब होता क्या था कि जितने भी उग्रवादी या आतंकवादी वहां जन्म लेते थे, उनका एक जो ठौर ठिकाना है वो बांग्लादेश में हो जाता था। वो जाकर छिप जाते थे और भारत सरकार के हाथ नहीं आते थे, और उनका उद्देश्य था भारत से अलगाववाद को पैदा करना, यानी अलग जो क्षेत्र है उसको विकसित करना। ये चीज़ें हैं, जैसे बोडोलैंड का नाम आता है, बोडोलैंड है टेरिटोरियल फ्रंट, उसके बारे में कहा जाता है। उल्फा है, ये सब जो आतंकवादी और उग्रवादी समूह है, ये यहाँ पर बांग्लादेश से समर्थन प्राप्त करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब संबंध थोड़ा सुधरे, बांग्लादेश के साथ भारत के जो संबंध है वो थोड़े मैत्रीपूर्ण हुए, तो ये सब कम हुआ। बांग्लादेश ने भी अपनी तरफ से जो इन्हें सपोर्ट दे रखा था वो कम किया। और उसके बाद अगर ये जारी रहता है, हालांकि चीन जो है इसमें हस्तक्षेप करता रहता है, चीन जो है आसपास के जितने भारत के पड़ोसी हैं उन पर अपना कब्जा जमा कर रखना चाहता है ताकि भारत को दबाव में रख सके। भारत ऐसे दबने वाला है नहीं, वो जानता है, तो चारों ओर से उसके पड़ोसियों को अपने वश में करके उसे दबाना, ये इसकी रणनीति है। तो इसके चलते उसने बांग्लादेश को भी साध रखा है, पाकिस्तान तो पहले से ही सधा हुआ है, तो ये प्रयास है। लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ऐसे ही रहे, मतलब अच्छे बने रहे, हालांकि अब उसमें खटास आ रही है, गिरावट आ रही है, लेकिन अगर अच्छे बने रहे तो ये भविष्य में प्रगति का सूचक है, और यहाँ पर जो विवाद है वो भी कम रहेगा। ये स्थितियां हैं। तो सुरक्षा के मुद्दे में आप कुछ करंट अफेयर वाला जो टॉपिक है उसको जरूर डाल दीजिएगा, जैसे चीन के साथ या चीन के प्रभाव की वजह से जो गड़बड़ियां आ रही हैं। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य, यहाँ पर व्यापार और वाणिज्य की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार भागीदारों में से एक है, और दो देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें व्यापार ने भारत को कीमती विदेशी मुद्रा अर्जित करने की अनुमति दी है। ये चीज़ है, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो सस्ता व्यापार भारत में मूल्य स्थिरता की अनुमति देगा और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक अच्छा बाजार भी देगा। देखिए, सामान बना लेना बड़ी बात नहीं होती है, सामान को बेचना ये एक चुनौतीपूर्ण चीज़ है। जैसे चीन ही है, चीन सस्ता सामान बनाने के लिए फेमस है, चाइनीज़ माल बहुत बदनाम हो चुका है, लेकिन उसको एक बाजार भी तो चाहिए, वो बेचेगा कहाँ? अगर बेच नहीं पाया तो फ़ायदा कैसे कमाएगा? उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो चाइनीज़ माल अगर बेच रही है और फायदे में रह रही है, तो इसके लिए इसके पीछे एक मुख्य कारण बाजार भी है, और वो बाजार उसको भारत में बहुत अच्छा खासा मिलता था। अभी तो उसका बहिष्कार चल रहा है, लेकिन पूर्ण बहिष्कार अभी भी नहीं हो रहा है, संभव भी नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि एकदम से हम आत्मनिर्भर तत्काल हो जाएं, एक झटके में हो जाएं, ये नहीं हो सकता। मेक इन इंडिया वाली बात ठीक तो है, लेकिन एक झटके में क्या वो संभव है? इसलिए चाइनीज़ माल पर अभी भी निर्भरता है। तो ये बाजार जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये प्रोत्साहन देती है माल के निर्माण को। तो ये चीज़ें यहाँ आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। इसके अलावा जो संक्रमणकालिक यहाँ पे मार्ग है उसकी बात आप ज़रूर कीजिएगा। बांग्लादेश का क्षेत्र, जो बांग्लादेश है उसकी अगर बात की जाए तो उसका क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए सबसे छोटा और सस्ता तरीका देता है। और इससे पहले से ही अगर देखा जाए, मतलब पहले की बात की जाए, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर तनाव कम हो जाएगा जो वहाँ पर चल रहा है, और परिवहन क्षेत्र को विकसित करने की भी काफ़ी गुंजाइश यहाँ पर दिखाई देती है। ये चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मोंगला बंदरगाह और चटगांव बंदरगाह, ये आप उसमें एक उदाहरण के तौर पे या नमूने के तौर पे जोड़ सकते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता को आप यहाँ मुद्दा बना सकते हैं, तो उसमें पड़ोस का जो बात है, यानी पड़ोस के क्षेत्र की बात है, तो उसमें आप कहेंगे कि एक स्थिर राज्य होना चाहिए। मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं वहाँ पर अगर शांत वो बने रहेंगे या शांति बहाल रहेगी तो उससे हमें फ़ायदा ही होगा। मान लीजिए जैसे आप घर बनाकर कहीं रह रहे हैं और आपके अगल बगल जो लोग हैं उनमें रोज़ झगड़ा लड़ाई हो रही है, मतलब अंदर ही गृह कलह हो रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या आप शांति से सो पाएंगे? ये संभव है? नहीं हो सकता। तो इसलिए शांत पड़ोसियों का भी होना आवश्यक है। आपके पड़ोसी अगर सुखी रहेंगे तो आप भी सुख में रहेंगे। तो यही बात यहाँ भी है, स्थिरता अगर आसपास बनी रही तो हम भी स्थिर रह पाएंगे, और इसलिए आवश्यक है कि ये शांतिपूर्ण और स्थिर बना रहे। किसकी बात की जा रही है? बांग्लादेश की। और यही अपेक्षा हम पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं आगे के रास्ते में, इतना आपने लिखा, ये बीच वाला हिस्सा है, मेन बॉडी है। जब इसका आप समापन कर रहे होते हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि तीस्ता नदी समझौता ये सीमा संरक्षण और अवैध प्रवासन जैसे जो मुद्दे हैं उसके अलावा दोनों देशों के बीच में जो विवाद हैं उनमें से एक है। कहने का मतलब क्या है कि तीस्ता नदी समझौता यही एकमात्र विवाद नहीं है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ हमारे जो और मतभेद हैं वो किन मुद्दों पर हैं?
जैसे कि सीमा संरक्षण वाला मुद्दा है, या अवैध प्रवासन का जो मुद्दा है, प्रवासियों के जो आने की बात है, उस पर भी लेकर खींचतान तनाव चल रहा है, तो वो एक मुद्दा है, मतलब वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। उसके बाद ये तीसरा है। और इस प्रकार से नदी समझौता आवश्यक विश्वास निर्माण उपाय प्रदान करेगा, जो कि भारत बांग्लादेश संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो जो वैदेशिक नीतियां हमारी हैं या विदेशी संबंध हैं, उनमें यह भी आता है, और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ जो बताया गया है वो सिर्फ एक नमूना है, मॉडल है, इसमें आपके अपने विचार ही ज़्यादा काम करेंगे। तो अपने शब्दों में इसको लिखिएगा, अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाइए और अपने शब्दों में व्याख्या करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसमें भी 125 शब्दों की ही शब्द सीमा है, और इसमें हमें लिखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के बारे में। पूछा क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ये सूचकांक जारी कौन करता है, और उसके बाद इसमें शीर्ष पर कौन है और भारत की क्या स्थिति है, ये आपको दर्शानी होगी। और इसमें किन किन बिंदुओं को आधार बना के सूचकांक के अंतर्गत देशों को वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको लिखना होगा। ये पूरा ढांचा होगा और उसी ढांचे पर आपको चलना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। देखिए, दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली, देखिए प्रेस जो होता है यानी जो मीडिया वाला सेक्टर है, उसमें जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, वो अगर आज़ाद रहे तो वह विचारों को स्वच्छंद रख पाएंगे। अगर वही गुलाम बन गए तो विचार जो है वो हथकड़ियों में और बेड़ियों में जकड़ जाएंगे, और ये बड़ी बुरी स्थिति होगी। तो इसलिए दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी पर नज़र रखने वाली संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ जो संस्था है वो कौन सी है, ये है रिपोर्ट्स, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं विदाउट बॉर्डर्स। यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, ये क्या है, बॉर्डर रहित है यानी सीमा रहित है। तो ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो संस्था है, इसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की जो रिपोर्ट है उसको जारी की है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये संस्था जो है इसको जारी करती है, इतना आपने लिखा। और इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। यहाँ समझ रहे हैं, 2 पायदान नीचे चला गया है पिछले बार की तुलना में। प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत ने जहाँ पिछले वर्ष 140वां पायदान अर्जित किया था, वहीं इस वर्ष वो 142वें स्थान पर आ गया है। और 2 स्थान कहने के लिए है, लेकिन ये चिंतनीय विषय है। वैसे ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और अब क्या है, और ज़्यादा बुरी हो गई। अब प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ तक आप लिखिएगा एक पैराग्राफ में। पैराग्राफ कब बदलना है, ये भी एक चैलेंज होता है। अभी कुछ अभ्यर्थियों ने ये पूछा था कि पैराग्राफ कब बदलना चाहिए। तो पैराग्राफ तब बदल देना चाहिए जब आपकी एक बात, एक मुद्दे पर बात समाप्त हो गई हो। जैसे निबंध लिखने के लिए आया तो उसमें एक पैराग्राफ आप तभी चेंज करेंगे, वैसे बहुत बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बड़े पैराग्राफ अगर आप लगातार लिखेंगे तो उसको पढ़ने की इच्छा फिर खत्म हो जाएगी। तो कोशिश ये करिए कि लंबे लंबे वाक्य ना हो, छोटे छोटे वाक्य हो, और एक पैराग्राफ छोटा हो, छोटे आकार का हो, मध्यम आकार का हो, बहुत छोटा भी ना हो। उसमें आप अपनी एक बात को समाप्त करके अगली बात को अगले पैराग्राफ में लिखिए। ये रोचक बनाएगा, लिखने के तरीके को और अच्छा बनाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये कहा गया कि 140वां जो पायदान था, मतलब जो इसकी रैंक थी 140वीं, उससे ये पहुँच गया 142 पर। तो ये चिंतनीय बात है। अब प्रश्न क्या है, तो प्रश्न ये है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे जो प्रेस है उसको रखा जाता है, मीडिया जो है वो उसी स्थान पर आता है। तो यह कमज़ोर क्यों हो रहा है, इसमें इतनी कमज़ोरी क्यों आ रही है। और एक ऐसे देश में जहां सैकड़ों न्यूज़ चैनल और हजारों समाचार पत्र काम कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, तो उसका लाभ सभी ले रहे हैं। और यहाँ पर सैकड़ों न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ चैनलों की कोई कमी नहीं है, सब चीखते चिल्लाते रहते हैं, एक मुद्दा मिलना चाहिए। और उसके अलावा हजारों समाचार पत्र भी हैं, ये यहाँ की स्थिति है। और यहाँ पत्रकारिता का कमज़ोर होना, मतलब पत्रकारिता इतनी डल हो जाए, ये चिंतनीय विषय है। तो यहाँ ये भी प्रश्न उठेगा कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कि इसे कमज़ोर बना रही हैं, या मीडिया की स्थिति में गिरावट के पीछे किन लोगों की भूमिका है। कोई तो ऐसा है जो इसके पीछे अपना हाथ रखता है। अब रिपोर्ट की मुख्य बात क्या हो सकती है, तो रिपोर्ट की मुख्य बात, अब यहाँ ये मत कहने लगिएगा कि फलाने पार्टी जो है वो सारे चैनलों को खरीद ली है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आप किसी सरकार या किसी सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष को भी नाम लेकर नहीं गुनाहगार बनाएंगे। किसी भी पार्टी का नाम यहाँ मत लीजिएगा, क्योंकि ये विवाद का विषय हो सकता है या नंबर आपके वहाँ से गायब हो सकते हैं। आप सांकेतिक रूप से अपनी बात कहिए, संकेत में खूब गालियाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, चाहे विपक्ष को देना हो या पक्ष को देना हो, लेकिन सीधे सीधे मत कहिए, क्योंकि ये सिविल सेवा परीक्षाओं का ही एक हिस्सा है, चाहे वो बीईओ हो या पीसीएस का मेंस हो। यहाँ सरकार के खिलाफ आप जाकर कुछ नहीं बोल सकते और न कुछ कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से ही कहना सही होगा। तो मीडिया पर जो नियंत्रण है
वो किसका है और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं ये एक चर्चा का विषय है, बस इतना कह के छोड़ दीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे और लिख सकते हैं आप कि यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर पर, मतलब सूचकांक के सिर्फ जो इसमें समस्याएं थी वही आपको नहीं लिखनी है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किन बिंदुओं को आधार बना के ये देशों को दिया जाता है, उन्हें आपको लिखना है। तो यह सूचकांक बहुलवाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता और मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचार और सूचना के लिए जो मौजूदा बुनियादी ढांचा है उसकी गुणवत्ता के आकलन के आधार पर तैयार किया जाता है। मतलब बहुत सारे इसमें पॉइंट शामिल किए जाते हैं। तो इतने सारे बिंदुओं पर खरा उतरना ये भी टेढ़ा काम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया आज़ाद है या अपना काम कर रही है तो उसी के आधार पर देश को रैंकिंग मिल जाएगी, नहीं। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, उनको तलाशा जाता है, उनको तराशा जाता है और उस पर देखा जाता है कि उस कसौटी पे आप खरे उतर रहे हैं या नहीं, तब आपको दिया जाता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भारत इतना नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि इतने सारे मापदंड पार करने होते हैं। और उसके बाद देख लीजिए, मौजूदा सूचकांक की अगर बात की जाए तो इसमें फर्स्ट कौन है। जब हम अपनी पोजीशन देखते हैं तो हम टॉपर को भी देखते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपने अपनी रैंक देखी और उसके बाद आप जो फर्स्ट रैंकर है उसको भी देखते हैं कि टॉप कौन किया है। तो यहाँ टॉप करने वाला नार्वे है। जो स्कैंडिनेवियन देश है वो हमेशा आगे निकल जाते हैं, तो नार्वे जो है वो पहले स्थान पे है, इसकी फर्स्ट रैंक है। फिनलैंड जो है वो दूसरे स्थान पर है, यहाँ पर फिनलैंड का दूसरा स्थान है, ये सेकेंड पोजीशन पे है। इसके बाद जो थर्ड पोजीशन है वो डेनमार्क की है। और अंतिम स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान है उत्तर कोरिया का। यहाँ मज़ेदार ये सूचकांक है, तो इसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल मत देखिएगा। यहाँ जितनी भी बात मैंने की है वो किसी को यहाँ टारगेट बनाकर नहीं कही गई है। यहाँ सांकेतिक रूप से आपको आलोचना भी करनी है और अपनी बात रख भी देनी है और बचकर निकल भी जाना है, क्योंकि नंबर आपको पाने हैं, सिलेक्शन लेना है, यहाँ राजनीति नहीं करनी। इसके बाद आगे चलते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 180 देशों में महज जो 24% देश हैं, सिर्फ 24% वही ऐसे हैं जहां पत्रकारिता की स्थिति अच्छी और संतोषजनक है। तो ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी कड़ाई से मूल्यांकन करती है और इतना स्ट्रिक्ट अगर जो मानक है वो रखा जाएगा तो इसमें खरा उतरना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। और पिछले वर्ष यह जो आंकड़ा था ये 26% था। इसका मतलब समझ रहे हैं, 24% इस बार 2020 वाली स्थिति में है, पिछले साल ये 26% था। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेस है उस पर शिकंजा कस रहा है पूरे विश्व स्तर पर, सिर्फ भारत में ही नहीं। प्रेस को अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये स्थितियां हैं। और इसी तरह पत्रकारिता के लिहाज से 37% देशों को समस्याग्रस्त। कितने देश, तो 37%। ये जो देश है ये समस्याग्रस्त हैं, इनका परसेंट दिया हुआ है तो अच्छा खासा प्रतिशत है। और 29% देश जो है उन्हें कठिन परिस्थिति में रखा गया है, ये जो है ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। और 11% देश जो है वो तो एकदम सीरियस कंडीशन में है, मतलब वो वेंटिलेटर पर जाने लायक है, ऐसी श्रेणी में उन्हें रखा गया है। तो ये श्रेणियां याद रखिएगा, क्योंकि ये आंकड़े हैं और आंकड़े के द्वारा आप अपनी बात को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए, आसपास के लोगों को भी देखा जाता है, तो पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार, इनकी रैंकिंग भारत से बेहतर है। अब आप सोच लीजिए कि हमारी स्थिति बिगड़ रही है, ये शर्मनाक बात है, वो भी प्रेस के मामले में। तो यहाँ रैंक जो इनकी रैंकिंग है, किसकी रैंकिंग की बात की जा रही है, यहाँ भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार की बात की जा रही है, तो उनसे भारत अच्छी स्थिति में नहीं है, पीछे चला गया है। जबकि पाकिस्तान और चीन, इसके अलावा बांग्लादेश, ये भारत से खराब स्थिति में है। तो यहाँ तो वैसे भी खराब स्थिति है, कौन सी बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब ये तीनों ही जो देश हैं यहाँ वर्तमान में स्वतंत्रता नाम की जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो रही हैं, लेकिन भारत उस अवस्था में न पहुंच जाए इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो ये एक चेतावनी है, जो सूचकांक जारी होते हैं ये सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह से होते हैं। जैसे आपका रिजल्ट खराब आया, उसमें विषयों में अंक खराब आए, तो आपको एक वहाँ पे मोटिव मिल जाएगा कि हमें अपने अंकों में सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो वही चीज़ इन देशों के साथ भी है, अपनी रैंकिंग सुधारने का प्रयास ये करेंगे तो इनके अंदर सुधार आएगा, और वही प्रयास भारत को भी करने की आवश्यकता है। तो इतना पर्याप्त है इसमें लिखना। और आगे चलते हैं। बस एक ही बात याद रखिएगा कि किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी व्यक्ति को नाम लेकर यहाँ दोषी नहीं ठहराना है, क्योंकि यह घातक सिद्ध हो सकता है और ये नंबर बिल्कुल नहीं देगा, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसके बारे में आपने सुना है कभी? ये जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है इसका साइलेंट फीचर आपको बताना है, और कितने शब्दों में, तो 50 शब्दों में। यहाँ शब्द सीमा घट गई है, कम शब्दों में आपको बताना है। लिखिए इसमें आप ऐसे कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, इसको नीति आयोग के द्वारा, इसको जो जारी करने वाली या देने वाली संस्था है वो कौन सी है? नीति आयोग है, जो कि योजना आयोग का उत्तराधिकारी है, आप जानते हैं। तो नीति आयोग के द्वारा ये जो संस्था है इसके द्वारा वर्ष 2018 में
ये सन भी याद रखिएगा, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संग्रहण सूची के लिए प्रस्तावित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संग्रहण सूची के लिए इसको प्रस्तावित किया गया था और इसके तहत व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियों को एक स्थान पर कलेक्ट किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। मतलब एक ही जगह सारी जानकारियां रहेंगी, तो ये सुविधाजनक तरीका है, अच्छा है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें या लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इसका जो मेन पर्पज है वो यही है। और यह जो तंत्र होगा, यह जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, यह देश के नागरिकों को सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं देगा। ये इसका मूल उद्देश्य भी है और यही इसका काम भी है। अब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, मुख्य विशेषता आपको लिखनी है तो इसमें आप ई फार्मेसी को जोड़ सकते हैं, इसके अलावा टेलीमेडिसिन जो है उसको जोड़ सकते हैं, डिजिटल परामर्श को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें इसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें ई फार्मेसी के अंदर बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, या टेलीमेडिसिन को बहुत ज़्यादा इसमें रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शब्द सीमा निश्चित है। लेकिन फिर भी इसमें जान लीजिए कि ई फार्मेसी असल में है क्या। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ढांचे के अंतर्गत जो ऑनलाइन फार्मेसी की सेवाएं हैं, ई फार्मेसी का मतलब क्या, यहाँ इंटरनेट के माध्यम से जो फार्मेसी की सेवाएं हैं उनको बेहतर और उन्नत बनाया जाए, ताकि जो व्यक्ति है, यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं कि यह व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके दवा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। मतलब स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल करके आप दवा का जो लाभ है वो ले सकते हैं। और आपूर्तिकर्ता को सभी आवश्यक विवरण भी देगा। जो आपूर्ति करने वाले हैं उनके पास भी डाटा होना चाहिए, नहीं तो वो सप्लाई कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके पास भी डाटा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। तो ये जो प्रणाली है ये ई फार्मेसी है। वैसे ही अगर आप टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि यह टेलीमेडिसिन जो सुविधा है इसका उपयोग डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से होगा। सब कुछ यहाँ डिजिटल है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो उसका ये हिस्सा है। और यह एक माध्यम के रूप में टेलीफोन के माध्यम से, टेलीमेडिसिन इसका नाम है, तो टेलीफोन के माध्यम से ये चिकित्सा और उपचार के जो प्रावधान हैं उनकी सुविधा प्रदान करेगा। और इसमें ऐसे व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो आप इसमें जितना कुछ जानते हैं वो डाल तो सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ ये याद रखिएगा 50 इसी में आपको लिखना है, क्योंकि 6 नंबर से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, चाहे आप कितना भी लिख लीजिए। और ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है कट भी जाए। इसके बाद डिजिटल परामर्श के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो इसमें भी वही बात है, ऑनलाइन परामर्श, मतलब कोई चिकित्सक है तो उसके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। और ये सुविधाजनक प्रणाली है, आपको चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सहायक होगा जहां योग्य चिकित्सक जो होते हैं वो अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपस्थित नहीं होते, साक्षात अवेलेबल नहीं होते। तो साक्षात नहीं है तो ऑनलाइन हो जाएंगे, ये अच्छी बात है। तो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो इसका हिस्सा बनेगी और इन्हें आप रेखांकित कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। अच्छा है, ये प्रश्न मजेदार है। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। लेकिन दिक्कत क्या है, विवेकानंद के ऊपर अगर लिखने की बात आती है तो युवा खून जो है वो उबलने लगता है कि अरे स्वामी जी आ गए। और स्वामी जी के ऊपर तो बहुत सारा लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ आपको अपने जोश और अपनी उत्तेजना को नियंत्रित रखना है। यहाँ आपको ज्ञान गंगा नहीं बहानी है, सिर्फ उतना लिखना है जितना सटीक हो, क्योंकि 50 शब्द की ही सीमा है। यहाँ बाउंड्री लाइन में आपको पैक करके रखा गया है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, शुरुआत यहाँ से करिए कि इनका जन्म कब होता है, कहाँ होता है, और वहीं से आगे बढ़ना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्वामी जी का जन्म यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को, इनका जो जन्म था उसको आप याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 को। और जिस समय ये पैदा हुए थे तो 12 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करती थी। मकर संक्रांति के दिन ही इनका जन्म हुआ था। लेकिन अब जो संक्रांति है वो खिसक गई है, 14-15 आ गई है। तो ऐसी स्थिति थी। फिलहाल ये 1863 की बात है। नरेंद्र नाथ दत्त इनके रूप में, मतलब इनके बचपन का नाम आप जानते हैं नरेंद्र था, तो उनके रूप में ये कलकत्ता के एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे। और 1881 में ये जो समय है इसमें इन्होंने अपनी ललित कला की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण किया था। और 1884 में कला स्नातक की जो डिग्री है उसको पूरा किया था। मतलब ये ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किए थे। धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें इनकी रुचि थी। मतलब ये बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे। हर व्यक्ति जो होता है वो किसी एक खास विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन इनके पास बहुत सारी जानकारियां थी। मतलब मल्टी डायमेंशनल इनका जो कैरेक्टर था वो हमें दिखाई देता है। और इन्होंने वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक जो हिंदू शास्त्र के ग्रंथ हैं, मतलब शास्त्र का मतलब यहाँ ग्रंथों से ही है, तो उनका इन्होंने गहराई से अध्ययन किया था। और रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे, इसमें जगजाहिर बात है, सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने 1897 में, 1897 ये जो तारीख है, यहाँ डाटा भी डालते रहिएगा, सिर्फ कोरी बात नहीं करनी है, प्रमाण भी देना है। तो तथ्यों के साथ डाटा होना चाहिए, आंकड़े आपकी नंबर बटोरने में सहायता करेंगे।
तो 1897 में इन्होंने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये एक बात है। और इस संस्था ने भारत में व्यापक जो शैक्षिक, यहाँ आप लिख सकते हैं कि व्यापक शैक्षिक और जन कल्याणकारी कार्य किए थे। मतलब ये समाज सेवा तरीके का काम करती थी और शैक्षिक उपलब्धियां भी इसका एक हिस्सा थी। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि धर्म, शिक्षा और चेतना, इसके अलावा राष्ट्रवाद पर उनके विचारों ने युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। युवा वर्ग उसी की ओर आकर्षित होता है जो उत्साही होता है, जिसके अंदर जोश होता है, जो वीर रस का यहाँ पे प्रणेता होता है, उसके पीछे युवा शक्ति चलती है। क्योंकि युवा जो लोग होते हैं या वर्ग होता है, ये उम्र ऐसी होती है कि खून उबल रहा होता है और उसमें और उबाल लाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को पूजा जाता है। तो इसलिए विवेकानंद के जो युवा हैं वो काफ़ी भक्त होते हैं और निश्चित रूप से ये एक अच्छे व्यक्तित्व थे और यहाँ अविस्मरणीय इनका जो योगदान है उसे हम जानते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इन्होंने 1893 में जो शिकागो वाला इनका भाषण था उसको यहाँ लिखने से मत चूकिएगा कि 1893 में शिकागो यानी यूएस की बात की जा रही है, वहाँ पर जो धर्म संसद आयोजित हुई थी उसमें भारत की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे और वहाँ पर इन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद पूरी जो वहाँ की सभा थी वो इनकी भक्त बन जाती है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ, जो विलक्षण व्यक्तित्व था वो विवेकानंद का था और इनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी विवेकानंद की कि यह कुछ भी देखें तो उसको एक बार में याद कर लेते थे। मोटी सी मोटी किताब याद करने में, उन्हें स्मरण करने में 1 दिन का समय लगता था। और उनकी इस विलक्षण प्रतिभा और उनके व्यक्तित्व को तलाशने और तराशने दोनों का काम यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने किया था। वो इन्हें देखते ही समझ गए थे कि ये कुछ और है, मतलब ये दूसरा ही व्यक्तित्व है और ये जिस चीज़ के योग्य है उसको वैसा बनाना चाहिए। और वो कहा करते थे कि नरेंद्र अपने बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रखता है और जिस दिन वो जान जाएगा कि वो क्या है उस दिन वो पृथ्वी पर नहीं रहेगा। ये उनके गुरु का वाक्य था और जिस दिन उनको सही में आत्म साक्षात्कार होता है उस दिन वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो बहुत कम दिन का ये जीवन अपना लेकर आए थे, लेकिन बहुत कम दिनों में इन्होंने जो ख्याति अर्जित की है वो सदियों सदियों तक जानी जाएगी। ऐसे आप इसमें बहुत कुछ बटोर सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में आपको लिखना है, सिर्फ 50 में। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि फॉरेक्स रिजर्व क्या है। फॉरेस्ट रिजर्व की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व की बात की जा रही है और 25 शब्दों में ही आपको समेटना है। तो इसको आपने कहीं पढ़ा है, बताइए। देखिए, विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा भंडार अनिवार्य रूप से केंद्रीय बैंक के द्वारा जो विदेशी मुद्राएं हैं उनमें आरक्षित रूप में रखा जाता है और इनका आमतौर पर विनिमय दर का समर्थन करने और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उपयोग कहाँ होता है ये जानना आवश्यक है। तो कहाँ इस्तेमाल होता है? विनिमय दर का समर्थन करने के लिए और मौद्रिक नीति जो है उसको प्रभावित करने के लिए ये काम किया जाता है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भारत के मामले में विदेशी मुद्रा भंडार में विशेष आहरण अधिकार के लिए डॉलर, सोना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कोटा भी शामिल होता है। ये चीजें आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यही है फॉरेक्स रिजर्व, मतलब ये जो रिजर्व होता है इसी को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। इसे आप इस तरीके से ढाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, असल में जो फॉरेक्स रिजर्व है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको पूरा नाम जान लीजिए, तो संक्षिप्त है। इसका जो पूरा नाम है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और इसी जो नाम है, इसका विस्तृत नाम है, उससे आप इसे समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें इतना ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक सॉलिड परिभाषा है, इसमें व्याख्या भी नहीं करनी है, सिर्फ 25 शब्दों में आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है इसमें एनआरसी, ये एक मुद्दा था और एनआरसी पर आपको लिखना है, लेकिन ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 अंकों का प्रश्न है, उतने में ही आपको समेटना है। तो एनआरसी है क्या, यहाँ जो संक्षिप्त दिया है पहले तो उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, तो आप जानते होंगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो नागरिकता रजिस्टर है उसी की बात की जा रही है। तो एनआरसी रजिस्टर के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक पंजीकरण है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं ये आपको पहले लिखनी होंगी। आप ऐसे लिखिएगा कि एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का ब्यौरा शामिल होता है जो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, और इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। 1951 में जो जनगणना हुई थी, यानी संविधान लागू होने के अगले वर्ष जो जनगणना हुई थी, उसके बाद इसे तैयार किया गया था और रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान जो गणना किए हुए व्यक्ति थे उनका ब्यौरा दर्ज था, मतलब उनका पूरा जो डाटा है वो इसमें रिकॉर्ड किया गया था। और इसमें केवल उन भारतीयों के नामों को शामिल किया जा रहा है जो 25 मार्च 1971 से पहले, ये काफ़ी नागरिकता वाला जो मैटर है विवाद का विषय था, अच्छा खासा इस पर बखेड़ा खड़ा हुआ था, तो इसीलिए ये प्रश्न बन सकता है और संक्षिप्त में पूछा है, डिटेल में भी आ सकता है, तो इसको आप पूरा जानते रहिए। यहाँ ये कहा है कि मतलब जो भारतीय नागरिकों के नाम इसमें शामिल हो रहे हैं वो किन शर्तों पर शामिल हो रहे हैं कि 25 मार्च 1971 से पहले से, कौन सी तारीख है ये, 25 मार्च 1971, ये वाली जो तारीख है 1971 की,
इससे पहले से असम में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हीं भारतीयों का नाम इसमें शामिल किया जाएगा। ये उस क्षेत्र की बात की जा रही है। और उसके बाद राज्य में पहुंचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश से जो प्रवासी आ रहे थे उन पे नियंत्रित करने के लिए ऐसा किया गया। और ये जो विवाद है, मतलब यहाँ बांग्लादेश के साथ भी तनाव हो गया था इसी मुद्दे पर, तो ये चीज़ें इसमें सामने आती हैं। अब आपको एनआरसी में इतना लिखना पर्याप्त है। और भी कुछ लिखना चाहें, अपनी तरफ से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि एनआरसी उन्हीं राज्यों पर लागू होती है जहाँ से अन्य देशों के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, जहाँ से आते हैं। अब बाहर से कोई आएगा तभी तो वहाँ अपना और पराया खोजेंगे। जहाँ सब अपने हैं उसमें फिर आप छांटने की गुंजाइश तो रहेगी नहीं आपके लिए। तो इसलिए जहाँ से प्रवासियों के आने की संभावना हो वहीं पर एनआरसी को लागू करते हैं। और एनआरसी की जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। यही इसका मूल उद्देश्य भी है, पहचान करना। इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो अगला है उसमें पॉक्सो के बारे में कहा गया है। पॉक्सो, इसे आप POCSO इस रूप में देख रहे हैं। तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या होगा बताइए। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पॉक्सो है ये एक एब्रिविएशन है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये इसका पूरा नाम है। ये क्या है? ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसी का ये एक्ट है। और इस पर आपको 25 शब्दों में अपनी जो बात है उसको रखनी है। ये है क्या, बस इतना बता देना है। तो आप ऐसे लिखिएगा कि ये जो पोक्सो है ये यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण करने से संबंधित अधिनियम है। मतलब जो यौन अपराध है उनसे बच्चों की सुरक्षा करना, क्योंकि बच्चे ऐसे हथियार या ऐसे जरिए बन जाते हैं जिनको कि बिना दबाव डाले उनका शोषण किया जा सकता है। वो आसानी से दब जाएंगे, आपकी बात स्वीकार कर लेंगे, आपके बहकावे में आ जाएंगे और उसके बाद उनका यौन शोषण या शारीरिक शोषण ये दोनों संभव है। तो यहाँ यौन शोषण की बात हो रही है और इसी के लिए इसको लाया गया है ताकि इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सके। अब ये जो पोक्सो अधिनियम है 2012 वाला, इसको बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। इसमें देखिए किन किन चीज़ों से संरक्षण होता है, सिर्फ यौन अपराध नहीं, इसके अलावा जो पोर्न चीज़ें हैं, मतलब पोर्नोग्राफी है, उससे भी बच्चों का संरक्षण, क्योंकि ये बड़ी खराब चीज़ होती है। और आजकल जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें पोर्न जो चीज़ें हैं या वीडियोज़ हैं या सामग्रियाँ हैं वो बच्चों तक बहुत सरलता से पहुँच जा रही हैं और उनकी मानसिकता को और उनके व्यक्तित्व को खराब कर दे रही हैं। तो इन पर भी नियंत्रण करना ये उसका उद्देश्य है। और इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी बच्चे कौन है ये भी जानना आवश्यक है, बच्चों की भी परिभाषा होनी चाहिए। तो बच्चे वो सभी हैं जो 18 साल से कम हैं। 18 साल जो है वयस्कता की उम्र मानी जाती है, इसी के बाद मताधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इससे पहले वाले सब बच्चे हैं, भले ही वो 17 साल से ज़्यादा का ही क्यों ना हो, ये हम मान सकते हैं। और यह बच्चे शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक, इसके अलावा सामाजिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। ये इनके विकसित होने की उम्र होती है और इसीलिए हर चरण को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए बच्चों के श्रेष्ठ हितों और कल्याण का सम्मान करने के लिए इसे लागू किया गया है। कहने का मतलब यह है कि 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, मतलब इन्हें यहाँ बच्चे के तौर पे परिभाषित किया गया है, तो इनका समग्र विकास हो सके और वो किसी बुराई की लपेट में ना आ पाए, मतलब इस प्रकार की जो घृणित बुराइयाँ हैं उनकी चपेट में ना आए, उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे लागू किया गया था। अब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है, ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर लिंग के आधार पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पिछले वर्ष की बात है, ये पिछले साल की, मद्रास उच्च न्यायालय ने सुझाव दिया था कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौनिक या शारीरिक संबंध या इस प्रकार के जो अन्य कृत्य हैं उनको पॉक्सो अधिनियम के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। मतलब थोड़ा सा इसकी जो आयु सीमा है उसको पीछे करने की बात कही गई थी कि 18 साल कुछ ज़्यादा हो गया, 16 साल तक के जो लोग हैं उनको बच्चा मानिए, उसके बाद वाले जो है उनको थोड़ा सा मतलब यहाँ टर्म और कंडीशन के साथ छूट दे दीजिए। लेकिन ये सही नहीं है। 18 साल की जो आयु सीमा है मेरे हिसाब से ये करेक्ट है, इतना तो होना ही चाहिए। और ये जो बच्चे हैं ये पॉक्सो के दायरे में आते हैं, इतना हमने लिखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें सार्स पर आपको लिखना है। तो सार्स क्या है? ये कोविड का जो पेरेंटल यहाँ पे व्यक्ति है वो कहा जा सकता है, मतलब ये माता पिता के तौर पे देखा जा रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि कोविड का जन्म इससे हुआ है, लेकिन पहले कोविड को सार्स का ही एक रूप माना जा रहा था शुरुआत में, जब रिसर्च बहुत थोड़े थे। यहाँ आप इसके बारे में लिखेंगे तो इसका पूरा नाम लिखना आवश्यक है और इसका पूरा नाम क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये है सार्स। और सार्स कोव
से पहली बार ये 2002 की बात है, मतलब इसका संक्रमण कब देखा गया ये हमें जानना आवश्यक है। तो वर्ष 2002 में पहली बार दक्षिणी चीन या फिर चीन आ गया, इसीलिए लोग कहते हैं चीन वायरसों की फैक्ट्री बन गया है। तो कुछ गलत नहीं कहते, हालांकि कुछ दिक्कतें भी हैं चीन के साथ। तो यहाँ वर्ष 2002 में दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत, जो ये ग्वांगडोंग प्रोविंस था, इसमें मानव में ये संक्रमण देखा गया पहली बार। और सार्स कोव से प्रभावित जो अधिकतर यहाँ पे प्रभावित लोगों की बात की जा रही है, तो अधिकतर रोगियों में इन्फ्लुएंजा किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं ये जानना आवश्यक है। तो इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उसमें इन्फ्लुएंजा, बुखार, घबराहट, इसके अलावा वात रोग, सिर दर्द या जो लूज मोशंस होते हैं वो कंपन जैसी समस्याएं होती हैं। मतलब पूरा जो तंत्रिका तंत्र है, इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो बुखार वाले लक्षण हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। तो इसके लक्षण काफ़ी हद तक कोविड से मिलते जुलते हैं, लेकिन बिल्कुल उससे ये भिन्न है, अलग चीज़ है। इसीलिए शुरुआत में कोविड को भी सार्स के सरीखा माना गया, लेकिन बाद में पता लगा कि ये एकदम अलग है, उससे बिल्कुल भिन्न है। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं। और इसका जन्म कहाँ से हुआ था? ये दक्षिणी चीन का जो ग्वांगडोंग प्रांत था वहाँ से पैदा होता है। पहली बार जो इसके मामले हैं वो वहीं देखे गए थे। इतना इसमें लिखना पर्याप्त है, चाहे तो आप और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना इसमें लिखेंगे तो नंबर जो है वो एक कायदे का मिल जाएगा, क्योंकि 25 शब्दों की ही शब्द सीमा है। तो इसमें इतना ही। और इसके साथ ही ये जो डे 4 की आंसर राइटिंग का ये प्रोग्राम था ये समाप्त होता है। अगले दिन की आंसर राइटिंग के साथ अगले वीडियो में फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।